नमस्कार। डेली एक्सेलसियर के विशेष प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस साल हम कारगिल युद्ध के 25 साल मना रहे हैं। आज से 25 साल पहले भारतीय सेना ने कारगिल के मैदान में और न सिर्फ अपने अदम्य साहस और जज्बे की छाप छोड़ी थी, बल्कि इस बात को साबित किया था कि भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन फौजों में क्यों है। दरअसल कारगिल युद्ध को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि इस युद्ध के लिए पाकिस्तान के मंसूबे क्या थे, उसके इरादे क्या थे और उसे भारतीय फौज से क्यों मुंह की और उसे क्यों मुंह की खानी पड़ी। दरअसल 1947 से जब से पाकिस्तान तश्कील में आया है, उसने भारत के साथ 3 जंगें लड़ी हैं। पहले 1947, फिर 1965 और फिर 1971। तीनों पर न सिर्फ उसे हार का सामना करना पड़ा, बल्कि 1971 में तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बांग्लादेश एक नया मुल्क की तरह दुनिया के मानचित्र पर कायम हुआ। उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच में कोई जंग तो नहीं हुई, पर पाकिस्तान के रवैये में कोई तब्दीली भी नहीं आई और ये रिफ्लेक्ट हुआ 1999 में। 1999 में दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी कम हो, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर यात्रा की और वहाँ जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की। लाहौर में ही लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया, जिसका बेसिक मकसद ये था कि दोनों मुल्कों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे पीसफुली हल किया जाए। पर पाकिस्तानी सेना, जिसके पास मुल्क की सही ताकत है, उसे ये नामंजूर था। 1999 में जब भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर के दौरे पे थे, तभी पाकिस्तान की सेना कारगिल युद्ध को प्लान और एग्जीक्यूट करने में लगी हुई थी। दरअसल पाकिस्तानी फौज का 3 बड़े मकसद थे। पहला ये, नेशनल हाईवे NH-1D उसे कट ऑफ किया जाए ताकि कारगिल को अपने कब्जे में लिया जाए। ये नेशनल हाईवे सियाचिन की लाइफ लाइन है और क्योंकि सियाचिन हिंदुस्तान के कब्जे में था, ये तब के पाकिस्तान के जनरल और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को मंजूर नहीं था। दूसरा उसका मकसद था कि LOC को ऑल्टर किया जाए ताकि कश्मीर में उसके क्लेम को एक और मजबूती मिले। पर पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तानी फौज के रिस्पांस को भांपने में नाकाम रही और यही वजह बनी कि वह इस बार भी हिंदुस्तान की फौज से बुरी तरह से हार गई। जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर स्थित कारगिल दराज क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने 10 मई 1999 को अचानक ही भीषण बमबारी शुरू कर दी। इसके फलस्वरूप भारतीय आयुध भंडार में आग लग गई और 8 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारत द्वारा विरोध करने के बाद भी पाक का आक्रमण रुक नहीं रहा था, बल्कि और अधिक तेज हो गया। विवश होकर 26 मई 1999 को भारत को भी कारगिल में खुला युद्ध शुरू करने की घोषणा करनी पड़ी। पूरे भारत में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय तोपों तथा टैंकों का मुंह कारगिल की ओर मोड़ दिया गया और कारगिल में एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया जो इतनी ऊंचाइयों पर इतनी भीषण और दुर्गम परिस्थितियों में लड़ा जाने वाला विश्व का प्रथम तथा भीषण युद्ध था। सवेरे उठ के सीओ साहब के साथ जाके हम छोरबल्ला में पहुंचा। वहाँ पे रात को होल्ड के दूसरे दिन वापस आया तो नीचे हमको खबर आया कि वहाँ पे जो हमारे पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर पाकिस्तान का फायर आ गया। तो जैसे वो हम छोरबल्ला में पहुंचे, वहाँ पे तब तक वहाँ छुपड़ोक में पहुंचने से पहले हमको खबर आई कि वहाँ पे प्लाटून के ऊपर पाकिस्तान का फायर आया। हमारा जो पेट्रोलिंग पार्टी गया था, सोनम साहब के नेतृत्व में मैं और सोनम साहब और काफ़ी जवान थे, तकरीबन 1 प्लाटून थे, उसके हिसाब से हम ऊपर चले गए छोरबल्ला में। तो जैसे हम आगे पहुँचे, वैसे जैसे हम नाले में घुसा, वहाँ से पाकिस्तान का फायर आना शुरू हो गया। कारगिल और LOC के आसपास का इलाका एक डिफ़िकल्ट टेरेन है। ये लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का हिस्सा है। यहाँ पर कई चोटियों की ऊंचाई 18,000 फीट अबव द सी लेवल है। ऑपरेशन विजय जो भारतीय सेना ने लॉन्च किया गया था, वो लड़ा गया था 16,000 फीट अबव द सी लेवल। कारगिल टाउन पूरा पाकिस्तान की गोलाबारी की जद में आ गया था। वहाँ के कई निवासी टाउन छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का दफ्तर भी पाकिस्तानी गोलाबारी की जद में आ गए। 1999 की गर्मियों के महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में ऑपरेशन विजय उत्तरी लाइट इन्फेंट्री के नियमित पाकिस्तानी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए एक संयुक्त इन्फेंट्री आर्टिलरी प्रयास था।
जिन्होंने नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी और गैर अधिकृत उच्च ऊंचाई वाले पर्वत चोटियों और पर्वतमालाओं पर कब्जा कर लिया था। हम बटालिक में हमारी जब यूनिट गई थी, शुरू में हमारी एक प्लाटून बटालिक सेक्टर में गई थी किसी दूसरी यूनिट के साथ अटैच में। तो उस वक़्त उस इलाके में हमारी फ़ौज बहुत ही कम थी और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हायर रिजेस के ऊपर पूरा डिप्लॉयड थी और हमारी इंडियन आर्मी की जो फ़ौज थी वो काफ़ी नीचे डाउन में थी। तो उस वक़्त काफ़ी टफ था कि ऐसे इलाके में, ऐसे दुर्गम इलाके में लड़ाई लड़ना काफ़ी मुश्किल ही था। तो उस टाइम पर हमारे शुरू में जो है हमें किसी दूसरी यूनिट के साथ अटैचमेंट में हमें लगाया गया था। हमारी एक प्लाटून हमारी लद्दाख स्काउट्स की थी। तो हम उस वक़्त बटालिक सेक्टर में यलदौर के इलाके में हमारी डिप्लॉयमेंट थी। तो बहुत ही ख़तरनाक इलाका और दुश्मन हायर रीजेस पर डिप्लॉयड था। ये जल्दी स्पष्ट हो गया कि केवल विशाल और निरंतर गोलीबारी ही घुसपैठियों के संग्रहों को नष्ट कर सकती है और व्यवस्थित रूप से संघर्ष की प्रक्रिया के माध्यम से लड़ने की उनकी इच्छा को तोड़ सकती है और इस प्रक्रिया में वीर पैदल सैनिकों को घुसपैठियों के साथ जोड़ने और उन्हें बाहर निकालने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार युद्ध में तोपखाने की मारक क्षमता के प्रयोग के इतिहास में एक अनोखी गाथा शुरू हुई। 13 जून 1999 को द्रास उपक्षेत्र में टोलोलिंग गिरने वाली पहली प्रमुख पर्वतमाला थी, जिस पर कई हफ्तों की कड़ी लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया गया था। टोलोलिंग परिसर पर कब्जा करने से टाइगर हिल परिसर पर कई दिशाओं से लगातार हमले शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। टाइगर हिल पर 5 जुलाई 1999 को पुनः कब्जा कर लिया गया और पॉइंट 4875 जो कि टाइगर हिल के पश्चिम में एक प्रमुख विशेषता है और मशको घाटी में स्थित है, उसको 7 जुलाई 1999 को पुनः कब्जा कर लिया गया था। पॉइंट 4875 को तब से गन नाम दिया गया। हमें ये खुशी है कि सोनम साहब के नेतृत्व में फर्स्ट बार हमने पाकिस्तान का काफ़ी कैजुअलिटी करके कुछ जवान उनका हमारे हाथ में आया था। तो उस वक्त पता चला कि उससे पहले बोलते थे कि वहाँ पे उनका पूरा उग्रवादी लड़ रहे, मगर उस वक्त वहाँ से उनका 3 जवान मिला था, वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री 5 NLA के थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के 5 NLI के थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। तो उस वक्त प्रूफ हुआ था कि प्रॉपर पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी लड़ रहे हैं। उससे पहले बढ़ रहा था कि उनका टेररिस्ट मुजाहिदीन लड़ रहे थे, वो बोल रहे थे। तो उस वक्त हमने उनका 3 डेड बॉडी लाया था, बाकी काफ़ी उनका कैजुअलिटी हुआ था, को पीछे भाग गया, कोई नीचे गिर गया। 3 आदमी हम लोग को वापस आया, उनका काफ़ी हथियार, काफ़ी सामान हमने कैप्चर करके नीचे लाए थे। दालुमा में ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव हुआ है, वहाँ पर दुश्मन का ज़्यादा फायरिंग चल रहा है। तो वहाँ से हमने फिर विड्रॉल किया कि बोला आप विड्रॉल हो जाओ, आपको दालुमा में दानाले में जाना है। जो हमारे लद्दाख सिकोट के जवान ने जो काम किया आज तक कोई भी हिंदुस्तानी की फौज ने आज तक नहीं किया है। तो उसके बाद वहाँ से हमने मूव किया दा में, गांसोक में मूव किया। तो जो दुश्मन था पूरा पहाड़ी के ऊपर दुश्मन था, पूरा पहाड़ी ऊंचा पर, और जो इंडियन आर्मी था अपना जो डिप्लॉय था वो पूरा नाले में था, नाले में। 21 जून 1999 को पॉइंट 5203 पर फिर से कब्जा कर लिया गया और 6 जुलाई 1999 को खालूबार पर फिर से कब्जा किया गया और अगले कुछ दिनों के भीतर बटालिक उपक्षेत्र में शेष पाकिस्तानी चौकियों पर और हमले किए गए और ये जल्द ही गिर गए। कारगिल युद्ध के 2 टर्निंग पॉइंट थे। पहला था टोलोलिंग हिल्स पर भारतीय फौज का काबिज होना, इसने जंग के रुख को बदल दिया, और दूसरा था टाइगर हिल्स पर भारतीय फौज की फतह, इसने पाकिस्तानी फौज को फिजिकल और साइकोलॉजिकल ब्लो दिया और पाकिस्तान फौज को लगने लगा कि कारगिल में उसके मिस एडवेंचर का अंत नजदीक ही है। इन्हें तोपखाने की आग से चूर चूर किया जा रहा था। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय तोपखाने ने 2,50,000 से अधिक गोले, बम और रॉकेट दागे थे। प्रतिदिन 300 बंदूकों, मोर्टार और MBRL से लगभग 5,000 तोपखाने के गोले, मोर्टार, बम और रॉकेट दागे जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लंबे समय तक आग की इतनी अधिक दर दुनिया में कहीं भी नहीं देखी गई थी। मैं खुद 4 अटैक में था। चौथे में जब मैं डोखिल में अटैक किया था, वो अटैक सक्सेस हुआ।
हमने पाकिस्तान के वहाँ 5 जवान मार गिराया, सिपाही हुनर शाह हमने ज़िंदा पकड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान का UMG 3 पकड़ा, पाकिस्तान का पोक रेपल 5 पकड़ा, स्नाइपर विद टेलीस्कोप 1 पकड़ा, इसी तरह मोटर 40 mm 2 पकड़ा। काफ़ी तादाद में अमुनेशन एंड राशन और क्लोथिंग सब कुछ हमने पकड़ा। उस वक़्त पाकिस्तान के उस वक़्त हम जाने देता तो हमारे हिंदुस्तान के हमारे आदेश दिया कि LOC क्रॉस नहीं करेगा बोल के। अगर वो क्रॉस करने देता तो पता नहीं ये कहाँ तक बकता। वो बगैर ही मुड़े देखे बुरे मतलब पगल कुत्तों की तरह वो बक रहा था उस वक़्त। 11 मई से 25 मई तक वायुसेना द्वारा समर्थित जमीनी सैनिकों ने खतरे को रोकने की कोशिश की, दुश्मन की स्थिति का आंकलन किया और विभिन्न शुरुआती कार्रवाई की गई। 26 मई को युद्ध कार्रवाई में वायुसेना का प्रवेश संघर्ष की प्रकृति और पूर्व अनुमान में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना ने लगभग 50 दिनों के ऑपरेशन में सभी प्रकार की लगभग 5000 उड़ानें भरी थी। कारगिल क्षेत्र का भूभाग समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है, इसलिए विमानों को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की आवश्यकता होती है। इन ऊंचाइयों पर हवा का दबाव समुद्र तल की तुलना में 30% कम है। इससे उठाए जाने वाले वजन में कमी आती है और पैंतरेबाजी करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जमीनी हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विमान MiG-2LS, MiG-23S, MiG-27S, जगुआर और मिराज 2000 थे। 5 जुलाई के रात को निकला था, 6 जुलाई को हमारा अटैक हुआ। बिल्कुल उजाले में हुआ, ऊपर सुबह होते ऊपर पहुंचा, क्योंकि वहाँ हैंगिंग था बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में। तो मैं और हवलदार दोरजे हानू का है, हम दोनों ने बाकी 20 जवान के लिए रोप फिक्स किया। बाकी जवान रोप से आया। तो ऊपर पहुंचने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 घंटा वहाँ आमने सामने लड़ाई हुआ, कुतुब बुद्ध का लड़ाई हुआ। वो लड़ने के बाद वो सारा बग गया 3-4 घंटे के अंदर। पता चला जब मुझे गोली लगा, स्प्लेंडर लग गया, तो दुश्मन का गोली वहां से फेर भी हो रहा था। तब भी जवानों ने बोला हमने आपको ले जाना पड़ेगा, आपका खून बह रहा है, आपको कैसे भी हम ले जाएगा। और नीचे से हट रहा है कि रात को मूव करो, मगर वो जवानों ने हिम्मत नहीं आ रहा। मुझे अपने पीठ पर उठाकर दोनों ने एक साइड में दोनों उठाकर दोनों ने बेस कैंप तक लेकर आया। गोली लगने के बाद भी गोली का परवाह उन्होंने नहीं किया दुश्मन का। बोला हम अगर गोली लग गया तो क्या हम शहीद होना है देश के लिए। तो उन्होंने मुझे अपना जान बचाकर जान खेलते हुए उन्होंने मेरे को नीचे बेस तक पहुंचाया। कारगिल में घुसपैठियों और पाक सैनिकों के विरुद्ध भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करते हुए दुश्मन को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ करारा जवाब दिया और भारतीय सीमा में मौजूद लगभग 700 सैनिकों और घुसपैठियों को घेर लिया। भारतीय सेना की इस प्रथम कार्रवाई में पाक के 160 सैनिक और आतंकवादी घुसपैठिए मारे गए। इसके बाद भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम घाटियों, ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले मार्गों और शत्रु की गोलीबारी की चिंता न करते हुए आंधी की तरह आगे बढ़ना शुरू कर दिया। भारतीय शूरवीरों ने शीघ्र ही अनेक महत्वपूर्ण ठिकानों पर पुनः अपना कब्जा कर लिया तथा सैकड़ों घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मनों का तेजी से पीछा करते हुए पॉइंट 4812 टाइगर हिल तथा जुगार हिल पर फिर से तिरंगा फहराया गया। 12 जुलाई तक संपूर्ण द्रास और बटालिक सेक्टर भारतीय सेना के कब्जे में आ गए। भारतीय थल तथा वायु सेना के सैकड़ों जवानों ने इन क्षेत्रों पर कब्जा करने हेतु अपने प्राण न्योछावर कर दिए। थल सेना के साथ सहयोग करते हुए वायु सेना ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए इस पुण्य कार्य में अपने अदम्य शौर्य का परिचय दिया। जवान और वो कोई भी जा सकता है। वो लोग यहाँ से कई तादाद में हमने करगिल वार में भेजा था, तो वो खुशी खुशी में जा रहा था कि अपने बाज लेके, अपने खाना लेके, अपने सामान लेके पूरा 3 दिन वहाँ ठहरने के लिए वहाँ सुविधा होता है। 3 दिन एक गंगसक में होता है, दूसरा बटालिक के साइड में वो वॉलंटियर के लिए जाता था। दूसरा जो गंगसक बोलता है उसमें कुछ वहाँ से
क्या कहते हैं, कई लोग यहाँ के जाओ, कई लोग यहाँ के जाओ, वहाँ बांट के देते हैं। इसी तरह तो हमने वहाँ कारगिल के लिए बहुत, लद्दाख के लेह वालों ने बहुत कमाल किया। तो उसके बाद वहाँ से एक लेटर सारे बास में जाता था, गवर्नमेंट का बास। तो गवर्नमेंट का बास अलग अलग करते हैं जी। जो छुशोत में, छुशोत वाला जाएगा तो छुशोत वाला अपना कितना जाएगा, या 30 जाएगा, 50 जाएगा, अपना बास करके अपना वहाँ बटालिक तक बास जाता था। तो वहाँ छोड़ के बस आता था वापस। फिर वहाँ 3 दिन वॉलंटियर को उधर बैठना था। तो इसीलिए लेह से भी अपना बास लेके जाता था, अपना किराया अपने देता था। तो ये वॉलंटियर, हाँ, कोई तो पोर्टर बोल के उसको पता नहीं, बाद में उनको पैसा भी कुछ मिलता था बोलता है वो। तो हम जो मेरे साथ 17 जवान गया, उन तो ऐसे वॉलंटियर गया था, वो पैसा भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था, बस ऐसे ही गया था। तो पोर्टर बोल के गया तो उनको थोड़ा सा बाद में कुछ पैसा मिलता था बोलता है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का अदम्य साहस एवं शौर्य बेमिसाल है। वर्ष भर बर्फ में ढकी ऊंची पहाड़ियों पर इतने लंबे समय तक लड़े गए विश्व के इस प्रथम युद्ध में वीरों ने बर्फ के गोले खाकर, भूखे प्यासे रहकर, घंटों रेंगते हुए आगे बढ़कर, गोलियों से सीना छलनी होने पर भी दुश्मन से निरंतर लोहा लिया। जून के महीने में भारतीय सेना को जो मोमेंटम मिला वो जुलाई के अंत तक जारी रहा। आखिरकार पाकिस्तान को यूएस की शरण में जाना पड़ा। 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन के साथ अमेरिका में मुलाकात की। ये मुलाकात बड़ी अप्रिय परिस्थितियों में हुई। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को 2 टूक कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था अगर पाकिस्तानी सेना बिना शर्त वापस नहीं जाती तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्लिंटन ने यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते तो उनके पास एक मसौदा यानी कि डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस युद्ध के लिए सिर्फ व सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेवार रहेगा। ये सुनते ही नवाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। इस युद्ध के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी तरह के मिलिट्री एडवेंचर को कड़ा और सख्त जवाब मिलेगा और भारतीय सेना इसका सख्ती से निपटारा भी करेगी। इस युद्ध के साथ ही पाकिस्तान को भारत ने एक और संदेश दिया कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स के कारण कोई इम्यूनिटी नहीं मिल सकती और उसके मिस एडवेंचर को सख्त जवाब भारतीय सेना से मिलेगा। कारगिल विजय दिवस का ये है कि जैसे मतलब हमारे सैकड़ों जवान हैं, उन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपना पूरा यूथ अपनी ज़िंदगी दी है नेशन को। और इसमें जितने भी सोल्जर्स थे उन लोगों ने, बहुत सारे इस टके थे जिन लोगों ने अपनी जान दी और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपना एक अंग खोया, किसी का पैर, किसी का हाथ और एक हैंडीकैप का लाइफ उन लोगों ने देखा है। तो इन सब का सैक्रिफाइस जो है मैं समझता हूँ कि वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और ये जो है एक छोटी बात नहीं है, इसका हमें हमेशा मतलब वो ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए हमें हमारे दिल से रिस्पेक्ट आनी चाहिए। और वो रिस्पेक्ट जो है वो हमारे काम में और हमारे मतलब वो कंडक्ट में ट्रांसलेट होना चाहिए।